इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a position due to point charge. पॉइंट चार्ज का मतलब है छोटा सा चार्ज ऑब्जेक्ट है और उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना स्ट्रॉन्ग अप्रोच कर रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसके बाद में कोई दूसरा चार्ज आपने वहां पर लाके रखा ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उस पर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेट है, फोर्स डिलीवरी की रेट है। चार्ज किस पॉइंट पर किस रेट का फोर्स अप्लाई करता है। रेट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता ही है। आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हो ना, तो उसकी रेट ही पूछते हो आप, है ना। आपको गुड़ खरीदना है तो आप दुकान वाले को क्या कहोगे कि गुड़ का रेट क्या है। ये थोड़ी पूछोगे 4.6 kg गुड़ का प्राइस क्या है या 4.7 kg गुड़ का प्राइस क्या है। अलग अलग अमाउंट का नहीं पूछते हो ना, आपका सवाल सीधा स्ट्रेट होता है एकदम से कि मुझे ये बता दीजिए कि रेट क्या है इसका, बाद में मैं डिसाइड करूँ, मुझे पता है 5 kg का कितना लगेगा अगर मेरे पास रेट है तो। ठीक, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैंडर्ड रेट है फोर्स डिलीवरी की, और हर पोजीशन पर वो डिलीवरी वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज को मैं कह देता क्यों, बाई डिफॉल्ट इसको प्लस लेते हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड जो नेचर होता है ना चार्ज का, वो प्लस पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद में वो पॉजिटिव निगेटिव सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक चार्ज है और इसके चारों तरफ आपको पता है चार्ज ऑब्जेक्ट या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेने की वजह से हो गया, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले गया उससे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होने की वजह से भी चार्ज हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट होगा, इसके पास में वो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, दूर जाएगा वैसे वैसे वो थोड़ा सा रेयर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ले रहा हूं, ये लो जी, ये पॉइंट है, और मैं इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा हूं आपको। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं P, और इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं R कैप। इस डायरेक्शन को मैं क्या कहूंगा, R कैप कहूंगा। मैथमेटिक्स में डायरेक्शन को हम ये जो कैप लगाकर इस तरह से, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर से हम बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है। अब इसके ऊपर डिटेल्ड अगर एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए तो मैं कुछ अपलोड करूंगा, है ना, क्योंकि कर रखा है, आई थिंक मैंने कर रखा है इसका अपलोड एक लेक्चर। अगर उसको देख लिया ना तो फिर डाउट तो बचता ही नहीं है, मतलब हमेशा के लिए वेक्टर की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मैं लेक्चर इसी तरीके से रिकॉर्ड किया है। अच्छा, तो यहां पर इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां पर कितना होगा, ये फाइंड करना है हमें। पॉइंट चार्ज है, हेडिंग देखो, यही हेडिंग है। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन ही करेंगे अपन, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां पर ई सिंबल से शो कर रहा हूं, वहां पर यूज भी वही कर रहे हैं। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ई इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट डिवाइड विद, सॉरी, अब यहां पर ये क्यू नोड है ना, टेस्ट चार्ज होना चाहिए। मैंने बताया था आपको टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज बस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। टेस्टिंग का मतलब जिस जगह पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, उस पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो पता करनी है हमें, और उसके लिए जरूरी है कि वो टेस्टिंग वाला चार्ज है ना, उसका खुद का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए वहां पर। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये इतना छोटा है कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। वो वैसे ही है कि हम सुगंध को महसूस करते हैं अपनी नाक से, लेकिन नाक की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है जिससे कि वो ही ओरिजिनल स्मेल आपको फील होती है, और ये टेस्ट चार्ज इसी पर्पज से यूज होता है यहाँ पर। अच्छा, तो यहां पर कंडीशन ये है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। ठीक है, टेंस टू 0 का मतलब 0 के आसपास है, 0 का पड़ोसी वैल्यू है, नेबरिंग वैल्यू। ये नहीं एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर इस पोजीशन पर यहां पर एक बार एक चार्ज रख देते हैं, और उस चार्ज को मैं कह रहा हूं क्यू नोड। ठीक है, ये मैंने ऐसे बस मान लिया कि यहां पर क्यू नोड चार्ज रख दिया मैंने। अब इस पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाय डिफॉल्ट हम किस साइन को प्रीफर करते हैं, पॉजिटिव को। तो यहां पर ये क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और ये क्यू नोड है टेस्टिंग चार्ज,
जो टेस्ट कर रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को। बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये जो सोर्स चार्ज है ना उस क्यू नोड को ऐसे रिपेल करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगेगा जी, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पोजीशन या फिर पॉइंट P। पॉइंट कह रहे हैं मतलब पोजीशन कह रहे हैं, बात की यहां पर F वेक्टर इक्वल टू, देखो पहले तो मैं F का मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा। कूलोम्स लॉ क्या कहता है भाई, कूलोम्स लॉ ये कहता है 1/4 पाई। अच्छा यहां पर है ना, हम कूलोम्स कांस्टेंट को भले ही ऐसे ऐसे न लिखें, एक बार जब जरूरत पड़ेगी तो इसको एक्सपेंड करना मुश्किल नहीं है। तो स्मॉल के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यों एक चार्ज है, दूसरा चार्ज कौन है, क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, पर फोर्स तो वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन। अच्छा इस डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, आर कैप। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, अब ये बन गया वेक्टर। याद रखिए आप यहां पर किसी भी क्वांटिटी के साथ एरो लगा सकते हो अगर उस तरफ डायरेक्शन अवेलेबल है तो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इस तरफ डायरेक्शन ही नहीं है और इसको वेक्टर लिख रहे हो, या फिर इस तरफ आर कैप लगाने के बाद भी आपने इसको ऐसे छोड़ रखा है, ये भी नहीं चलेगा। इफ देयर इज डायरेक्शन अवेलेबल एट द राइट हैंड साइड यू हैव टू पुट एन एरो ओवर द क्वांटिटी। ठीक है, अब ये आ गया फोर्स उस पर। अब आपका ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें आप इस फोर्स को लगा दो। तो यूजिंग एफ वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा भाई, देखो इक्वेशन 2 से जो एफ वेक्टर है ना इसकी वैल्यू 1 में रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों हमने ये यहां पर कह तो दिया कि भाई डेफिनेशन को यूज करके ऐसा कर लेंगे, लेकिन एफ वेक्टर पता हो तभी तो, है ना। तो फिर ई वेक्टर इक्वल टू, इन दिस कंडीशन एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करो, अपॉन में क्या है क्यू नॉट, तो 1 अपॉन क्यू नॉट। ये लो जी क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास वेक्टर ई इक्वल टू आ गया लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अब यहां पर ये सीन आ गया, एक आदमी आता है, ठीक है, और किसी के घर पे गया। आज तो बोला कपिल तो गया काम से, आज कपिल गया काम से, कपिल गया काम से आज, लेकिन घर के अंदर कोई कपिल है ही नहीं। अब आपके घर को बताओ क्या टेंशन होगी इस आदमी से, कोई टेंशन नहीं है ना। आप सब देख रहे हो उसकी तरफ आराम से, भाई कपिल गया काम से, अपने बच्चों को क्या, अपने लोगों को क्या टेंशन। तो भाई साहब क्या बात होगी, बोला कपिल गया काम से आज। अरे गया, ठीक है जाने दे, हमें क्यों सुना रहे, हमें क्यों सुना रहे भाई। तो यहां पर ये फॉर्मूला कह रहा है कि भाई देख क्यू नॉट नेग्लिजिबल है, क्यू नॉट नेग्लिजिबल है। तो ये कह रहा है कि भाई डेफिनेशन हमने इस तरीके से बनाई है कि क्यू नॉट तो लग गया ठिकाने, तो आप इसको बोलते फिरो, लिमिट को लेके घूमते फिरो, इस लिमिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप इसको अप्लाई भी करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ गया क्या, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अब आर कैप का बता दो आप, आर कैप इज a unit vector along the electric field intensity of the source charge at the point.
लो जी, और यहां पर ये जो के है ना इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको मालूम है कितना है? 1/4πε। ठीक है, अगर वैक्यूम हो यहां पर, इसके सराउंडिंग में वैक्यूम हो तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बताइए, है ना? तो अब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम से क्या रिलेशन है? मैं यहां पर शॉर्ट में ही बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलॉम कांस्टेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम के लिए मैक्सिमम होगा जिसका एप्सिलॉन मिनिमम होता है, और मिनिमम एप्सिलॉन किसका होता है? वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम एप्सिलॉन किसका होता है? कंडक्टर्स का। कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन। देखो ये एप्सिलॉन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा कह सकते हैं 1/ε0 डिवाइड विद 1/ε। ऐसे तो कहेंगे। देखो अगर E0 लिखोगे तो डिवीजन में क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के लिए EM लिख रहे हो तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन, डिवीजन करोगे बाकी सब तो कटेगा ही कटेगा। और ये प्रोपोर्शन वाला जो निशान है ना, इससे डायरेक्टली प्रोसेस होता है। इसका नॉलेज भी नहीं चाहिए, इसका भी नॉलेज नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोसेस हो जाता है। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूंगा मैं। यहां पर आप इसको सोल्व करो, क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के। कुछ बुक्स वाले रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे भी लिखते हैं, ये इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एक जैसी क्वांटिटीज के जो रेशियोज होते हैं ना, उनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक बात? ओके, तो यहां से आपके पास एक कंक्लूजन और निकल के आ जाता है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ मीडियम इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम डिवाइड विद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको क्या लगता है मीडियम का क्या इफेक्ट है? मीडियम के लिए के है ना ग्रेटर देन 1 होता है ना? मैंने बताया था आपको, ये नियरली इंटीजर फॉर्म में आ जाता है तो इजी टू मेमोराइज होता है। के ग्रेटर देन 1 है तो उसका डिवीजन लगने से बताओ वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम वैल्यू आएगी मीडियम के अंदर। और ये कम क्यों हो जाती है इसका मैं लॉजिकल सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी करूंगा। उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे। न्यूमेरिकल हैंडल करना इस नॉलेज के बाद, देखो पहले थ्योरी अच्छी सी होनी चाहिए। जब थ्योरी का पूरा का रोड मैप अपने दिमाग में आ जाएगा ना, उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आधा सॉल्यूशन तो दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, प्लस कंफ्यूजन्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है, मतलब कम हो जाती है। अब ये चार्ज यहां रखा है वैक्यूम में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर यहां पर एयर आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर यहां पर उससे भी ज्यादा परमिटिविटी वाला मीडियम आ जाए, जैसे कि कोई ऑयल यहां पर भर दिया हमने, उस ऑयल के लिए के इक्वल टू है 20, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वैक्यूम वाली वैल्यू से 1/20 टाइम्स रह जाएगा, काफी कम हो गया है ना? और अगर यहां पर इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, इस पॉइंट पर मीडियम है वाटर, तो 1/81 टाइम्स हो जाएगा। 1/81 टाइम्स काफी कम हो जाएगा, मतलब वाटर में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कम हो जाएगा। और अगर यहां पर मेटल हो तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आप बताओ मेरे को। इनफाइनाइट। थिंक अगेन, what is the value of dielectric constant for metals? See here, for metals dielectric constant कितना होता है? हाँ, अच्छा, मेटल की परमिटिविटी कितनी होती है एप्सिलॉन? इनफाइनाइट, है ना? तो
के इक्वल टू इनफाइनाइट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या है इनफाइनाइट, के इनफाइनाइट हुआ और एफ ये है ई इन वैक्यूम डिवाइड विद इनफाइनाइट, क्या हुआ, स्पीक अप द आंसर 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पोजीशन मेटल के अंदर है तो इस पोजीशन पर इस चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना। अब सुनने में ऐसा लगता है ना ये चीज थोड़ी ना दिमाग में टिकने वाली है। इसका एक टाइप का एनालिसिस और होता है, जब वो एनालिसिस अभी करेंगे ना उसके बाद में आपके दिमाग में रेजिडेंट हो जाएगी, निकलेगी नहीं बाहर, याद ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ओके, अब याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला जो भी बना रहे हैं ना, है ना, बनाना मेहनत का काम है ना। आपके पिताजी ने घर बनाया ना, बड़ी मेहनत से बनाया ना, तो अब आपको हर एक चीज का पता है किस जगह क्या है, सब पता है ना। यहां तक कि ये भी पता है किस जगह पर दीवार पत्थर की है, कौन सी जगह पर ईंट की है और कौन सी जगह पर बस स्लैब लगा है, सब कुछ पता है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ए सोर्स चार्ज क्यू, ठीक, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इजी फॉर्मूला। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन मैंने आपको पढ़ाया है ना बेटा, बढ़िया से पढ़ा है, उसको मैं यहां पर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन में इन्वॉल्व करूंगा, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। देखो आपने यहां पर मान लो ये इस तरह से कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये वाला, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक, यहां पर कोई पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे कि इस तरह से होगा, ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, कुछ ऐसे ऐसे भी जाएगा ऐसे, उसके बारे में बहुत ज्यादा राइट हम नहीं चलाएंगे, बस इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब फील्ड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं लकड़ी के ब्लॉक में, दिस इज वुड, ओके, वुड ब्लॉक में अभी आ गया, और वुड पर देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको क्या चाहिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिमांड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इट इज लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इफ देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स प्लीज कम टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आओ, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अब लकड़ी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हाथ लगे, इसने क्या कर रहा है, ऐसे जाल फेंका है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मछलियां हैं, वो कुछ कुछ एक फंस गई डोरी में, तो इनको उधर खींचेगा, हालांकि वो उनको ले नहीं आ रहा पर वो खींच रहा है, तो वो खींच के लाएगा, तो इस सरफेस पे थोड़ा थोड़ा कुछ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया इसे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके साथ क्या होगी, इंगेज होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है तो फिर ये आगे थोड़ी जाएगा, इसको जो चाहिए था वो यहां मिल गया इसको, ये लो जी मिल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से इसकी जगह पर शिफ्ट हुए, उसकी जगह खाली हुई तो पीछे से और आ गया, और इस सिरे पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो वहां पर क्या अपीयरेंस आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना इस फील्ड लाइन से टाई नहीं है, तो फिर अब ये चार्ज आ गया, चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है, तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहां से चली और इंड्यूस्ड चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गई, उसके बाद इंड्यूस्ड चार्ज से आगे निकल गई, पेयर में चार्ज इंड्यूस होता है, बताया ना मैंने इलेक्ट्रिक इंडक्शन में। हाँ ऐसे ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल गया, इससे कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब वो खींचने की कोशिश कर रहा है, वो खींच रहा, लेकिन यहां से आगे आ नहीं रहा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका फोकस इस इलेक्ट्रॉन पे आगे नहीं गई, पर यहां पर फिर वही बात है, शिफ्टिंग की वजह से इस तरफ पॉजिटिव आ गया, अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगा फिर, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहां पर कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज नहीं मिला, इसलिए ये इसके अंदर से जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसकी डेंसिटी इस मटेरियल में कम होगी कि नहीं होगी? बाहर तो देखो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, और इसके अंदर एक ही लाइन है, कम हो गया ना, 1/3 हो गया। इस तरीके से मटेरियल पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मतलब ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस मटेरियल पे डिपेंड करता है जो कि उस पोजीशन को सराउंड करता है। ये नहीं कि इसके चारों तरफ जितना भी मीडियम है उससे मतलब नहीं है, जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हो ना वो किस मीडियम में है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस तरफ एक और मैंने इस बार यहां पर मैंने क्या किया,
यहां पर मैंने रख दिया कंडक्टर। कंडक्टर आपको पता है मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और कौन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। नॉन मेटल में जैसे कि ग्रेफाइट है, फुलरीन है ऐसा, या फिर ग्राफीन। तो यहां पर ये कंडक्टर है, यानी कि मेटल जैसे मान लो मैं मेटल ही है, और मेटल्स की परमिटिविटी कितनी है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब मेटल ये कहता है कि जितना स्ट्रॉन्ग डिमांड होना उतना ही शो कर दो। वो कहता है 10 माइक्रोकुलम, ये देख जेब में लेके घूमता हूं 10 माइक्रोकुलम, ठीक है। और वो बोल देगी लो मैं इंक्रीज कर दिया, मैं 50 माइक्रोकुलम कर दिया, बोला ये ले 50 माइक्रोकुलम। वो 100 माइक्रोकुलम, ये ले 100 माइक्रोकुलम। मतलब ये है कि जितना आसपास में ये जो इंड्यूसिंग चार्ज है ना, उतना ही चार्ज ये अपनी सरफेस पर इंड्यूस करके शो कर देता है। वो कहता है कि देखो हम जो अंदर अंदर बैठे हैं ना सब लोग, हमको इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे इधर है बाहर, उनसे बात करो। तो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे पड़े हैं, दबा के भरे पड़े हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा भाई, काउंटलेस इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सरफेस की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, और जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, उन सबको यहीं पर रोकने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स खड़ा मिलेगा। अगर ये अपना चार्ज बढ़ा देगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो यहां पर और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर आ जाएंगे, है ना, और आ जाएंगे। बोले भाई साहब डिमांड करते जाओ, यहां तो अवेलेबिलिटी खूब है। इसीलिए हम मेटल के बारे में ये नहीं कह सकते कि इतना परसेंट ही चार्ज इंड्यूस कर सकता है, 100% कर सकता है, ठीक है। अगर किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास मेटल ले आए तो मेटल अपनी नियरेस्ट सरफेस पर अनलाइक चार्ज इंड्यूस करता है, और फारेस्ट सरफेस पर लाइक चार्ज इंड्यूस करता है, उतना ही कर देता है जितना की डिमांड है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की फिक्स वैल्यू नहीं है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक बात। अच्छा जी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या, फिर नहीं आएगा ना। और दूसरी तरफ उधर अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस जाएगा, क्योंकि इंडक्शन में होता ही यही है, वाइसिनिटी के चार्ज की वजह से माइनस क्यू प्लस क्यू पेयर ऑफ चार्जेस इंड्यूस होता है, स्टिल द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0। दिस मेटल पीस इज पोलराइज्ड। इलेक्ट्रिक इंडक्शन से क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। हाँ जी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आगे जाएगा, मतलब ये है कि यहां पर जितनी दूर में मेटल पड़ा है ना, उतनी दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्किप हो जाता है। स्किप हो जाता है मतलब इतनी दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड बाईपास हो गया, वो इसके इस सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर दूसरी सरफेस से वापस से इवोल्यूट होगा, ठीक है। तो इस मेटल या कंडक्टर के अंदर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू क्या है, KQ/R²। और अगर मेटल हुआ तो फिर ये मेटल के लिए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 0। कैसे 0, कैसे 1/4π, और मेटल की एप्सिलॉन कितनी, इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवाइड विद इनफाइनाइट गोज टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल पीस इज 0। तो कोई भी चार्ज कहीं भी, चाहे वो पॉइंट चार्ज है, चाहे एक्सपेंडेड चार्ज है, मैंने एक्सटेंडेड चार्ज शो किया आपको, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। समझ में आई होगी बात। अब एक चीज आप देखोगे कि अगर यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज और कम होता ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अंदर और ज्यादा मिलती ना। और अगर ये बिल्कुल इंड्यूस नहीं करता तो वैक्यूम होता, फिर ये मटेरियल होगा तो कुछ ना कुछ तो इंड्यूस करेगा ही, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई मटेरियल या तो परमिटिविटी उसकी ज्यादा होगी, या फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास होगा। अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज वही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा जिसको कोई इंडक्शन नहीं मिला। अगर इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस में मिल गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर टाई हो गया, और पोलराइजेशन की वजह से फिर वो दूसरी सरफेस से बाहर निकलेगा, अंदर नहीं आएगा। वो फिर अंदर वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हुआ इंड्यूस्ड चार्ज, वही अंदर आएगा। अब आपको मैं यहां पर ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जब आपको परमिटिविटी बताया था तो मैंने कहा था कि परमिटिविटी का असली सेंस पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको 10 मिनट का एनालिसिस और लगेगा, है ना। तो वो ही है ये परमिटिविटी का मतलब, परमिशन टू इंड्यूस चार्ज। ये मटेरियल कितना परसेंट चार्ज इंड्यूस करके शो कर सकता है, उसकी परमिशन। या फिर अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो परमिटिविटी इज द परमिशन टू
resist the external electric field through the material। अब ये एक तरीके का रेजिस्टेंस डिफाइन हो रहा है। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने से जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। नाम परमिटिविटी डिफाइन हो रहा है रेजिस्टिविटी, है ना। बात समझ में आई क्या? तो जितना ज्यादा परमिटिविटी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर होगा, लेकिन जितना ज्यादा परमिटिविटी है उतना इंड्यूस्ड चार्ज ज्यादा होगा। तो डेफिनेशन इसकी दो टर्म्स में समझी जा सकती है, या तो इंड्यूस्ड चार्ज के टर्म्स में, या फिर उसके अंदर जो है ना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस, उस जो तो उसका कितना रेजिस्टेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। बात समझे होंगे? हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर कभी डाउट आ भी जाए तो ये डाउट रहेगा नहीं, फिर आप लेक्चर देख लेना और ये आपका डाउट है वो वहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और हाँ, एक पॉइंट चार्ज का फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस आएंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पर एक बार थोड़ा सा शांति की गोली खटक के और थोड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से लेते हैं, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाते हैं ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कच्ची होगी, थोड़ी दिन में खुद ही मर जाएगी है। और अगर प्रैक्टिस कर लिया तो बम बम नॉलेज बनेगी। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेंगे पहले, है ना, फिर न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन तो यह है, इज इट पॉसिबल for likely charged objects to attract one another? आपका जवाब क्या है? यस और नो? लाइकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या भाई? खींच सकते हैं क्या एक दूसरे को? पॉसिबल है क्या ऐसा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो फिर आंसर लिख रहे हैं। यस, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि लाइकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंडक्शन की महिमा बहुत बड़ी है, हमने तो अभी ये उसको उगते हुए देखा है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन से पता है ऐसी ऐसी क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको खुद को मजा आएगा कि मतलब इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स का हमें बहुत सारा कलेक्शन चाहिए। देखो सोचो ऐसा केस हो तो क्या हो। हाँ जी, इसका आंसर की डिटेल तो मैं एक्सप्लेनेशन के बाद लिखूंगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं ना, स्क्रीन पर दिखेगा। ओके, फिर मैं ऐसा करता हूं, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेता हूं, इस पर भी चार्ज है पर थोड़ा सा ही है, इस पर थोड़ा सा चार्ज है भाई। मैं इसके चार्ज को जैसे ये कह दूं कि इस पे थोड़ा सा चार्ज है, बस इतना सही है। ओके, इसको मैं कह दूं Q1 और ये कह दूं मैं Q2, विच इज वेरी वेरी लेस देन Q1। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जी। अब एक बात सोचो, इस पे जरा सा पॉजिटिव चार्ज है, कहने को तो ये दोनों लाइकली चार्ज है। अब ये अलग जगह पड़ा, ये अलग जगह पड़ा, ये सिनेरियो है। लेकिन जैसे ही आप इसको इसके पास लेकर आओगे ना, क्या होने वाला है? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा और वो रिपेल होके जितना दूर भाग सकता उतना दूर भाग जाए। कंडक्टर की सरफेस है, कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज अकॉर्डिंग टू पुश और पुल मूव कर जाता आराम से। दे अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ चार्ज ओवर देयर सरफेसेस। ओके, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भागा और इस सरफेस पे यहां आ गया जी, और ये वाला भी भाग के गया, और ये इससे ज्यादा दूर जाएंगे कहां? जाने के लिए अब जगह ही नहीं बची, है ना। वो पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखाते थे ना, विलन बंदूक या लठ लेके पीछे पड़ा है और बेचारा कोई बेचारी वो भाग रही है और एक पहाड़ी आगे से खड़ी है और वहां जाके रुक गए। अब और कहां जाए, मतलब ये मार डाल। तो ये सीन वहां आ गया कि इससे आगे ये बेचारा कहां जाए, फिर रिपेल तो हो रहा है पर अब क्या करे, अब मार डालो।
लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, ये कह रहा है मैं ढूंढ रहा हूं इलेक्ट्रॉन, और ये कौन है, कंडक्टर, इसके पेट में भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपने सारे डोरे फेंकेगा और इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ाएगा और खींचेगा इस तरफ। क्या हो रहा है, शॉर्ट में कहूं तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा भाई, है ना। और कंडक्टर में इंडक्शन स्ट्रांग होता है, इसकी परमिटिविटी इन्फिनाइट है। तो ये पास आया है ना, तो इसको मिरर दिखा सकता है, देख तू जितना लेके आया ना उतना जेब में लेके घूमता हूं, है ना। तो यहां पर निगेटिव चार्ज आया है -Q, और यहां पर जितना ये निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ना उतना ही पॉजिटिव ओवर आ जाएगा। ये लो जी, अब वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मैं कहूं कि -Q1 है और +2, नहीं नहीं नहीं, पहले टोटल चार्ज था Q2, और अब इस पर जो चार्ज आ गया Q2 + Q1, ठीक है। अब इसका ये है, मतलब टोटल चार्ज इसका Q2 है, सिग्मा Q इक्वल टू है Q2, है कि नहीं है, देख लो। इस -Q1 और इसको ऐड करोगे ना तो Q1 तो गया, और टोटल चार्ज क्या, Q2, और उसी Q2 का मतलब इसका चार्ज है वो बहुत कम है इसके चार्ज से। तो छोटे ऑब्जेक्ट पर ज्यादा चार्ज है, बड़े ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा चार्ज है। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि ये चार्ज कम है, लेकिन इसका डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है ना इस चार्ज Q1 का, ये है R1, और यहां से ही सरफेस से ले रहे हैं, और इस सरफेस का जो डिस्टेंस है वो है, क्या है, R2, दैट इज ग्रेटर देन R1। और फोर्स ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए है, चार्ज के लिए क्या डिस्टेंस के लिए। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, देखो ऐसे, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और चार्ज की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। तो Q में तो थोड़ा सा ही ज्यादा है ये, इसका चार्ज तो इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये चार्ज जितनी दूर बैठा है ना उस हिसाब से इसकी जो फोर्स इस पे लगेगी ना, इस फोर्स को मैं कह देता हूं F2, रिपल्सन F2 है, और अट्रैक्शन जो इस पे लगेगा, अपोजिट चार्ज पे अट्रैक्शन लगेगा, तो ये है F1, है ना। हेंस F1 विल बी ग्रेटर देन F2, डिस्टेंस फंक्शन की वजह से, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, चार्ज थोड़ा सा ही ज्यादा है, इसलिए डोमिनेट कौन करेगा, डिस्टेंस का फंक्शन इफेक्टिव होगा। आई बात समझ में। तो यहां पर लिखेंगे कंडीशन क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट should have high charge and large object should have very little charge। फिर लिख देंगे इन दिस केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on unlike induced charge will dominate over like charge repulsion। बात समझे। तो ये डोमिनेट करेगा, ये अट्रैक्शन। ये कपड़े हैं वो बहुत क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर का होता है ना, तो वो जैसे उठने बैठने से चार्ज हो जाता है, और उसके बाद में जहां कहीं मान लो ऐसी जगह बैठ गए जहां पर आसपास मिट्टी और कचरा है, तो मतलब 150 ग्राम है वो कचरा, तो चिपक के उठते हैं ना, होता है ना ऐसा, होता कि नहीं होता बताओ।
अब वो कचरा है, वो चार्ज थोड़ी है, वो तो न्यूट्रल है, और कपड़े पे चार्ज है बस। फिर भी न्यूट्रल पार्टिकल्स को उस चार्ज्ड कपड़े ने पिकअप कर लिया। इस पर 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? कौन से 2 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कैन देयर बी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन a charge object and a neutral object? ये क्वेश्चन है जी। एक चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है क्या? अप्लाई कर सकते हैं? कैसे लगाएगा बताओ? आंसर मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं इसका। हाउ? इफ यू सेड द आंसर इज यस, देन हाउ? The electric field of nearby charge induces charge pair on neutral object. देखो ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, देखो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, और दूसरी तरफ मैंने जैसे पेपर के कुछ स्क्रैप है छोटे मोटे, ये पेपर के पीसेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? पोलराइज, इसको इंड्यूस करेगा ना, इंड्यूस चार्ज इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं पार्टिकल्स पर, नियर बाई सर्फेसेस पे अनलाइक चार्ज और दूर वाली पे लाइक चार्ज, और ये तो है पास में और वो है दूर, तो एक तो इस पे लगेगा अट्रैक्शन जो कि ज्यादा होगा, और एक लगेगा रिपल्शन जो कि कम होगा। तो रिजल्टेंट क्या, मतलब डोमिनेट कौन करेगा इस पे? अट्रैक्शन ही करेगा। जो ज्यादा फोर्स होता है दैट विल डोमिनेट। बात समझे? अब ऐसा है कि जैसे प्लास्टिक का कंघा है, अगर आप अपने सूखे बालों में प्लास्टिक के खंभे को जरा सा ऐसे रगड़ दोगे ना, तो उस पे क्या आएगा? प्लास्टिक के कॉम पे आएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद क्या होगा? अगर आप जैसे पेपर को ऐसे पेपर पे अच्छे से जुल्म करो, उस पे स्क्रैप हो जाएगा बेचारा, है ना, चुरासा हो जाएगा उसका। उसके बाद वो कंघा है ना, वो कंघा वो पेपर के पीसेस के पास ले जाओ आप तो, और आप देखोगे टप 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 वो उठा लेगा उनको। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैं सिर्फ बोल नहीं, करके देखना, ऐसा होता है। या फिर हाँ प्लास्टिक स्केल से, प्लास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक से हो जाएगा, रेशम के कपड़े से भी हो जाएगा, और वरना पॉलिएस्टर का कपड़ा तो मतलब पागल है वो, तो कर देगा आराम से। ठीक है, करके देखना, पेन से भी हो जाता है, करके देखना एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर बालों में रगड़ रहे हो तो बाल ऑयली नहीं होना चाहिए, है ना, ड्राई होना चाहिए। अगर बाल से नहीं तो फिर आप ऐसा करना, आप कोई ऊनी कपड़ा हो तो उससे रगड़ के देख लेना, हाँ, वूलन क्लॉथ से रगड़ के फिर देख लेना, ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन के थ्रू ऐसा हो जाता है, ये बात समझ में? इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो मैं आगे का आंसर लिख नहीं रहा हूं, मैंने आपको आंसर बता दिया है। प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो जहां भी मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलता हूं ना, इसको कूलॉम फोर्स मानना, है ना, क्योंकि कई जगह पर कूलॉम फोर्स लिखा होता है, कई जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा होता है। सो विद एन एग्जांपल दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई ऐसा एग्जांपल दो। हाँ, ऐसा क्या एग्जांपल आप दे सकते हो, बताइए। अच्छा भाई, स्ट्रॉन्ग कौन है, इसका मुकाबला कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग या वो स्ट्रॉन्ग? हाँ, अच्छा आपने देखा होगा दो लड़कों में कभी कभी क्या हो जाता है,
जवान लड़कों में ऐसा हो जाता है कि मेरे में दम है, मेरे में दम नहीं है, आजा इधर आजा, पंजा लड़ा, है ना। तो वो क्या करते हैं, पंजा लड़ाते हैं। अब उसके बाद में जो जीत गया, जिसने पटका दिया ना, वो स्ट्रॉन्गर है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी मुकाबला होता है कि ये चार्जेस है ना, इनमें मुकाबला कर लो भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को खींचने दो और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दो। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट उस चीज को उठा लेता है तो विनर कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये एग्जांपल बन गया इसका, यही लिखना है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन 100 ग्राम। ये क्या लिख रहा है, लो होगा 100 ग्राम ड्राई आइस। ओके, तो ये ड्राई आइस क्या है, क्या होती है ड्राई आइस? फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड लुक्स लाइक आइस केक, ओके, दो वेरी चिल्ड ऑल्सो, और ठंडी होती है और एकदम आइस केक की तरह दिखती है वो। और अगर आपने गलती से अपने मुट्ठी में से बंद कर लिया तो पाला मार देगा विद इन सेकेंड्स, क्योंकि उससे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो ठंडी बहुत होती है। और हो सकता है छोटा मोटा टुकड़ा मुट्ठी में बंद किया, खोलो तो गायब, क्योंकि आपकी पाम की हीट की वजह से वो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है उसका। ये ड्राई आइस है ना, ये कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें होती है ना, इसमें कोल्ड ड्रिंक बनने के बाद में ड्राई आइस का एक केक डाल देते हैं उसके अंदर और फिर ढक्कन को लगा देते हैं कस के। अब जैसे ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने दुकानों में पड़ी हुई देखी होगी, जब फ्रीजर में नहीं होती या फ्रीजर में होती भी है तो भी आप देखोगे उसको दबा नहीं सकते आप अपने अंगूठों से, नाखून से। उसके अंदर ऐसा प्रेशर होता है जैसे ट्रक का टायर होता है ना, उस तरह से डैम हार्ड, दबती नहीं बिल्कुल भी, इतना प्रेशर उसके अंदर होता है, चारों तरफ से ऐसे रहती है बोतल, है ना। लेते हैं ड्राई आइस का, ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको मोल का कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए बेटा। मोल का कंसेप्ट अच्छे से आता है, बढ़िया से आता है। चलो मैं आपसे थोड़ा पूछ लेता हूं, क्योंकि मोल का कंसेप्ट इन्वॉल्व करे बगैर इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो भी सीख लेना बेटा। देखो, 1 मोल सब्सटेंस हैज, हाँ जी, 1 मोल सब्सटेंस हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स और एटम्स? मॉलिक्यूल और एटॉमिक काउंट्स से कितना, 6.022 into 10 पावर 23, है ना, यही है ना। इसको Na भी बोलते हैं, Na, एवोगैड्रो नंबर, है ना, बोलते हैं ना एवोगैड्रो नंबर, हिंदी में अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं ना। पर ठीक है, अब अंग्रेजों के नाम के हमने सबके सत्यानाश कर रखे, किसी को रियायत नहीं दे रखी है। अरे हमारे देश का इतना सत्यानाश करके उनका नाम अंग्रेजी का सत्यानाश हम करेंगे ही, हमारा राइट बनता है। अच्छा, तो 1 मोल के बारे में एक बात और पता होना चाहिए, 1 मोल अगर गैस हो ना तो एनटीपी पर उसका वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है? 22,400 सीसी या 22.4 लीटर, ये होता है। 1 सीसी इज 1 ml लाइक मिलीलीटर लाइक, ठीक है। तो ये चीजें आपको मालूम है ना। और एक और चीज है, इन ग्राम, 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास नंबर, यहां पर मॉलिक्यूलर मास नंबर लिखो, यहां पर लिखो और उसके बाद लगा दो ग्राम, ठीक। जैसे कि मैं कहूं 1 मोल ऑफ H2O कितना ग्राम का होगा? हाँ बताओ कितना? 18, वेरी गुड। अच्छा बेटा, 2 तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम का मास नंबर कितना होता है? 1.00784, ये वो AMU होता है, लेकिन 1 ही मान लेते हैं ना, इतना 0.00 फिर आगे गए, इतना ज्यादा अपन सीरियस काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रिसीजन इतना नहीं चाहिए। अब 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 हो गया ना मास नंबर, और ऑक्सीजन का अकेले का कितना है? 16 है मास नंबर, तो 16 + 2 gives 18, so 18 is the molecular mass number and ग्राम पुट कर दो, आप एग्जैक्ट 18 ग्राम मेजर कर सकते हो ना, करो
1 मोल ऑफ H2O हो गया वो। तो 1 मोल ऑफ जैसे कि CO2 हो तो कितना ग्राम, कितना वेरी गुड 44 है, 44 ग्राम। चलो एक और है 1 मोल लास्ट। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है भाई? 6H12O6 ये होता है ना, बता दो ये बस हो गया फिर। ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 16 का 96। हाइड्रोजन के कितने हो गया? 12। कार्बन का कितना? 5 का 72। एड अप 6 and 4 0 18 180। तो 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल होता है। और केमिकल रिएक्शन में हमारा एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से एग्जैक्टली रिएक्शन करके एग्जॉस्ट हो जाए, न तो ये बचे न वो बचे, इसके लिए इस तरह के मोल के कंसेप्ट से मेजरमेंट करते हैं ताकि वेस्टेज नहीं हो, है ना। वरना अपन क्या होता है, जैसे पेस्टिसाइड डालते हैं ना खेती में, क्या होता है, दुकान वाला कहता है 1 ग्राम एक बाल्टी में डालना है ना। वो कंपनी वाला कहता है 1 ग्राम एक बाल्टी में डालना है, दुकान वाला क्या है 1 ग्राम से 5 ग्राम डाल देना एक बाल्टी में, ठीक है। अब किसान सोचता है 5 ग्राम से क्या हो गया, 5 ग्राम मतलब मुट्ठी भर डाला है। अब उसको पता नहीं वो 70 ग्राम डाल दिया उसने, डालना था 1 ग्राम डाल दिया 70 ग्राम। तो यहां पर क्या है, वेस्टेज है। काम तो 1 ग्राम से हो रहा था और वो बाकी 70 टाइम्स उसने बजट बना लिया अपना। चलो उसको जान दो। हाँ तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, आज यही होगा अपने से। अब अपने को क्या है, मोल का कंसेप्ट करने एक नॉन फैक्ट पे ले जाएगा, फिर अननोन फैक्ट को हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह दूं सोल्यूशन इसका ऐसे करेंगे, हमें चाहिए, हाँ हमें चाहिए टोटल टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। Q इक्वल टू क्या हो गया, n टाइम्स ऑफ E होगा। और ये n कौन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन हो गए नॉर्मली उतने ही प्रोटॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस में रहते हैं ना। तो हमें ये n फाइंड करना है। अब सारा ख्याल इस n के लिए होगा, बाद में Q निकाल लेंगे n ही करके, है ना। मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह का बराबर बराबर है, इसलिए पूछ रहे हैं ना, पॉजिटिव भी निकालो नेगेटिव भी, एक को निकालो बस, दूसरा उतना ही है, ठीक है भाई। अब कैसे निकाले, हमें पता ही नहीं है अभी तो कि भाई 100 ग्राम में कितने CO2 के मॉलिक्यूल होंगे, ये पता कर लें पहले ना। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता ही है। ऑक्सीजन के कितने 8 है, और 8 है क्या 16, और कार्बन के कितने 6, 16 6 22, फिर 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। तो इजी, अच्छा ठीक है। तो हमें पता क्या है CO2 के बारे में, फैक्ट क्या पता है, फैक्ट हमें ये पता है 44 ग्राम CO2 कितने इक्विवेलेंट है, Na molecules equal to Na into 22E चार्ज है कि नहीं। 44 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके, Na, और एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है 22E। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही प्रोटॉन। तो फिर 22E है हर मॉलिक्यूल का चार्ज, और Na मॉलिक्यूल हुआ तो इतना, है ना। पर हमें 44 ग्राम का नहीं, हमें तो 100। तो CO2 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, प्लस 2 ऑक्सीजन के पास कितना 8 इंटू 2 16 प्लस 6 22 होता है ना। ऐसा तो पास हूं मैं, समझे क्या। हाँ, हर मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कितने 22। तो फिर पॉजिटिव चार्ज 22E, नेगेटिव चार्ज -22E हुआ ना। अब देखिए ये हमारे पास गया 44 ग्राम का हिसाब है, हमें तो 100 ग्राम का चाहिए।
तो 100 ग्राम ऑफ, अच्छा वो पुरानी खिड़की खोलते हैं, छोटी क्लास में 7th क्लास के आसपास आप पढ़ते थे ना, पहले रेट निकालते थे पर ग्राम, वो वेजेस वगैरह का क्वेश्चन होता था, टाइम वेजेस, है ना। तो उसमें क्या करते थे कि 44 ग्राम CO2 का ये हिसाब है, तो पर ग्राम CO2 का हिसाब क्या होगा, Na इंटू 22E डिवाइड विद 44 होगा कि नहीं होगा। ये रेट आ गई ना इसकी पर ग्राम की, पर ग्राम चार्ज की रेट आ गई। हमें चाहिए 100 ग्राम, तो 100 टाइम्स करते कि नहीं करते। 100 ग्राम CO2 के अंदर स्मॉल n है, अरे सॉरी ये तो सीधा Q ही आ गया है ना। हाँ स्मॉल n तो हम Q इक्वल टू NE, और n की वैल्यू ये है, नहीं 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 n की वैल्यू ये नहीं है, n की वैल्यू Q इक्वल टू NE, और n की वैल्यू होगी Na इंटू 22/44 इंटू 100, और फिर ये E आ गया, है ना, आ गया ना। Q इक्वल टू आपका पॉजिटिव निगेटिव जो भी आ गया वो आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे, जी 6 ही कर लो ओनली, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 22 ये तो कट गया ना, ये तो 2 टाइम, ये डिवीजन में 2 आ जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा ना। और 100 बेटा 100 है, तो ये आ गया 25 इंटू ई का मतलब होता है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर हाउ मच, -19। तो कितना हो गया फिर, 4.8 टाइम्स 10 टू द पावर कितना हुआ, 6 कॉलम। तो Q इक्वल टू आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब आपके जो बुक के अंदर जो एग्जांपल है ना, वो शायद वो एग्जांपल 1.1 है या 1.2 ऐसे ही करके है, और उसमें वाटर ले रखा है, 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम ऑफ H2O। अच्छा 1.2 है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा। मैं बुक का क्वेश्चन आप पूछोगे तो ही बताऊंगा, बाकी मेरे पास खुद के बहुत सारे क्वेश्चन है, वो करा दूंगा आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन किसी स्टूडेंट से मिलता है तो वो ले लो, और उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल आए इस चैप्टर के निपटा लो, और जो कोई परेशान करे तो उसकी यहां पर खबर लेंगे। सवाल लोगे, इसमें कोई डाउटफुल चीज पूछ लो। अब आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई लेकर तो आया करो ना, क्वेश्चन लेकर आए वो।